हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 13 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, हमारी क्लास डेली 5 बजे प्रीमियर होती है, आप 5 बजे भी देख सकते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट कि तुम्हें अगर नींद नहीं आ रही है तो बजाय लेटे रहने और चिंता करने के उठो और कुछ करने की सोचो। ठीक है, कुछ कर सकते हो आप, कुछ करो, क्योंकि लेटे रहने से सिर्फ चिंता, ना तो चिंता कम होगी और ना ही नींद में कमी आएगी। ठीक है, तो नींद आने वाली है, तुम्हें सिर्फ चिंता करनी होगी और चिंता से नुकसान ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नींद नहीं आ रही है तो मत लौटो, खड़े हो जाओ और कुछ ना कुछ सोचो, कुछ क्रिएटिव करने की सोचो। ठीक है, इसके अलावा ये बात कही है डेल कार्नेगी, जो कि अमेरिका के एक लेक्चरर हैं। इनके बारे में बताना मेरा कोई मकसद नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा हमारी एक और बात लिखी है उन्होंने कि असफलताओं से ही सफलता मिलती है, निराशा और असफलता से ही सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ी जा सकती है। तो डेली करके आप छोटी छोटी, यानी कि निराश होकर तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाकर आप एक बड़ा पहाड़ या बड़ी मंजिल को पा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज हो चुकी है 13 मई। तो 13 मई के दिन जो भी हुआ है कुछ, तो उसका मैं आपको रूबरू करवा दूं। जैसे कि चिली की राजधानी जो सांतियागो है, उसमें 1643 को 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। और वो क्यों हुई थी? क्योंकि भूकंप आया था उस दिन 1648 में, यानी कि 13 मई 1648 को दिल्ली के लाल किले का निर्माण पूरा हुआ था। 1905 में फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, ठीक है, इनके जो है कि फखरुद्दीन अली अहमद को, इनका जो है कि जन्म दिवस माना जाता है 1905, 13 मई 1905 को। 1952 यानी कि 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र शुरू हुआ था। इसके अलावा 1962 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। 1978 में देश का पहला ध्वज वाहक जो कि जहाज है INS दिल्ली सेवा मुक्त हुआ था। ठीक है, जैसे कोई से पदाधिकारी होते हैं वो सेवा मुक्त होते हैं, उसी प्रकार जो यहाँ का ध्वजवाहक था INS दिल्ली, वो सेवा मुक्त हुआ था। इसके अलावा ये क्या बात लिखी है भाई, ये लिखा है 1958। ठीक है, 1958 में भारत के जो राजस्थान में पोखरण 2, जो कि फर्स्ट वाला तो जैसे इस्माइल बुद्धा, ऑपरेशन इस्माइल बुद्धा हुआ था, इसके अलावा जो दूसरा हुआ था यानी कि राजस्थान के पोखरण में 1998 में अटल बिहारी की सरकार में परमाणु परीक्षण किया गया था दूसरा। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति के नाम से इसे चलाया गया था। इसका जो है कि परीक्षण यहाँ पर किया गया था। ये कब किया गया था? 13 मई को। इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, किस संगठन ने वैश्विक मीथेन मूल्यांकन जारी किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिएशन। इन्होंने जो है कि वैश्विक मीथेन मूल्यांकन जारी किया है। तो पहली बात तो ये क्यों, क्या, कैसे, कब होता है? तो ये जो है कि इसने स्टार्ट किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की साझेदारी में, जो कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिएशन, जो कि CCAC मुख्य रूप से किया गया है। ठीक है, इसमें जो CCAC है, जो कि क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिएशन, ये गैर राष्ट्र भागीदारों और सरकार एजेंसियों का विश्वव्यापी गठजोड़ है। ठीक है, इस कमी के परिणाम स्वरूप यानी कि 2020 से 30 की अवधि में 45% तक कम किया जा सकता है। ठीक है, जो मानवीय क्रिया है उसके कारण जो मीथेन उत्पन्न होता है उसको 45% तक कम किया जा सकता है। और इसकी कमी के परिणाम स्वरूप 2045 तक वैश्विक तापमान जो कि 0.3 डिग्री बहुत होता है। ठीक है, तो ये जो तापमान होता है ये इसको कम करने से यानी कि वृद्धि होने से बचा जा सकता है, यानी कि 0.3 कम रह सकता है। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि जो वैश्विक हरित ग्रह गैस जो उत्सर्जन में मीथेन का 5वां एक हिस्सा है। ठीक है, एक बात आई है मीथेन, तो मीथेन के बारे में हम जान लेते हैं। मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो कि ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है, और ये एक प्राकृतिक गैस है। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक गैस का घटक है CH4 जिसे कहा जाता है, और ये एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसके अलावा यह सतह पर वातावरण में पहुंचता है और वायुमंडलीय मीथेन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसकी सबसे पहले खोज किसने की गई थी? तो 1776 में इटली और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक जो एलेसांद्रो वोत्ता ने की थी। ठीक है, और जो मेगियोर झील है स्विट्जरलैंड में, वहाँ पर इसको की थी, उसके स्विट्जरलैंड के दलदल में, यानी कि जो मेगियोर झील है उसके दलदल में इसकी खोज की गई थी। इसके अलावा जो 1750 से आज तक लगभग जो मीथेन गैस है उसमें 150% की वृद्धि हुई है। इसी के साथ देख लेते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित
जो राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं, तो कुल मिलाकर 12 सदस्य हैं। इसमें कितने, 12 सदस्य, ठीक है। तो 12 सदस्य है और ये जो है कि ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा गठित की गई है, ठीक है। इसका जो कार्यकाल रहेगा वो 6 महीने का रहेगा। इसमें जो है कि केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव के रूप में इसे संचालित किया है और जो कोविड पॉजिटिव व्यक्ति रहेंगे उनके उपचार के लिए जो आवश्यक दवा या फिर आवश्यक जो सामग्री होगी उनकी उपलब्धता करवाना और उनको सुझाव देना, उनको उनमें पॉजिटिविटी लाना और उनकी जो है कि सोच को नियंत्रित करना, इनका महत्व जो मेन मोटो है। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जापान देश। जो जापान है ये तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो इसमें आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक जो कि ASM3 के नाम से इसको जाना जाता है, इसमें अनुसंधान और सहयोग से जुड़े जो कार्य है उन पर विचार विमर्श किया जाएगा और एक मंच के रूप में कार्य करेगी, ठीक है। 2021 की जो ASM बैठक का विषय नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक के रूप में किया जा रहा है, ठीक है। इसकी जो थीम रहेगी वो नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक रहेगी, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहली बैठक हुई थी जो ASM जो कि आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी, ये इसकी पहली जो है कि अमेरिका में और दूसरी बैठक जर्मनी में हुई थी इसकी। और जो हाल ही में जो थर्ड बैठक होने वाली है वो कहाँ पर होगी, तो जापान में होंगी, ठीक है। इसके अलावा जापान का कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ, माउंट फ्यूजी या फिर फ्यूजियामा जो कि एक ज्वालामुखी है और ये जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। इस पर जो है कि यानी कि इसकी कुल ऊंचाई 12,388 फीट है और जापानियों का यहाँ एक पर्वत यानी कि पवित्र पर्वत है। इस पर प्रतिवर्ष जो आधिकारिक चढ़ाई जो मौसम यानी कि जुलाई और अगस्त से प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोग चढ़ते हैं इसमें और एक पवित्र जगह मानी जाना है माउंट फ्यूजी या फिर फ्यूजियामा, ठीक है। इसके अलावा सबसे ऊंची चोटी विश्व की आप जानते ही हो माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है इसे, ठीक है। इसके अलावा किस संगठन ने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG पर आधारित एंटी कोविड दवा विकसित की है? इसमें 2DG यानी कि 2-डीऑक्सी और यानी कि डी ग्लूकोज ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये किसने विकसित की है? ये विकसित की है हमारे DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958, नई दिल्ली, जी सतीश रेड्डी, ठीक है। समझ रहे हो बात को? आपको सब कुछ आता है, सिर्फ एक बार रिवाइज करवाने की ज़रूरत है। तो इसने 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज की पर आधारित एक एंटी कोविड दवा का जो है कि उत्पादन किया है। इसमें डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज जो हैदराबाद के साथ साझेदारी करके इसे विकसित किया गया है और ये जो दवा है पाउडर के रूप में आती है और मौखिक रूप से ली जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये दवा वायरस से जो संक्रमित कोशिकाओं को जमा हो जाती है और जो ऊर्जा उत्पादन तथा वायरल प्रश्न है कि वित्तीय विनियमन समीक्षा प्राधिकरण जो कि RRA 2.0 की सहायता करने के लिए गठित परामर्शदात्री समूह की अध्यक्ष कौन होंगी? तो एस जानकी रमन जो है, ऑप्शन हमारा बी एस जानकी रमन। ये जो गठित परामर्शदात्री है जो कि RBI के द्वारा गठित की गई है, इसमें द्वितीय विनिमय समीक्षा प्राधिकरण RRA 2.0 की अध्यक्ष रहेंगी एस जानकी रमन। तो यह परामर्शदात्री समिति है, इसका कार्यकाल 1 मई 2021 से शुरू होने वाला है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा, ठीक है। ये एस जानकी रमन जो है SBI के प्रबंध निदेशक है और ये परामर्शदात्री समिति विनिमय को व्यवस्थित बनाने के लिए विनिमयित संस्थाओं को पढ़ने वाले अनुपालन के बोझ को कम करने में मदद करेगी, ठीक है। इसे RBI ने शुरू किया है और ये एक प्रकार की यानी कि इसका नाम RRA 2.0 क्यों है, तो रेगुलेटरी रिवाइव ऑथोरिटी 2.0 इसका ये फुल फॉर्म है, यानी कि नियामक समीक्षा प्राधिकरण, ठीक है। ये एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है। 1 मई 2021 से इसको प्रारंभ किया जाएगा और इसके बोझ को कम करने के लिए विस्थापित किया गया है। सलाहकार का नेतृत्व SBI के प्रबंध निदेशक एस जानकी रमन करेंगे, ठीक है। ये RRA 2.0 के बारे में हम आपको बता दें कि ये दूसरा नियामक समीक्षा प्राधिकरण है जो कि 1 साल की अवधि के लिए स्थापित किया गया है, जिसमें नियम, परिपत्र, रिपोर्टिंग प्रणाली और ये सब चीज़ें हैं, इनकी समीक्षा की जाएगी और इनको प्रभावी बनाने के लिए ये अनुपालन प्रक्रियाओं के माध्यम से अधिक प्रभावी इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये समूह जो नियम, निर्देशानियों और रिटर्न की पहचान कर सकेगा और इसकी जो RRA 2.0 की सहायता करेगा, जिसके तर्कसंगत इसे बनाया जा सकता है और सिफारिशों सुझाव के समय इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा कौन सा रोग संक्रमण
म्यूकोमाइसिस के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा ब्लैक फंगस, काली दाद है। ये क्या होता है? यानी कि ब्लैक फंगस होता है, ब्लैक फंगस के नाम से जो म्यूकरमाइकोसिस होती है इसको इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये एक दुर्लभ संक्रमण और आमतौर पर फल और सब्जियों, खाद्य और मिट्टियों में पाए जाने वाले म्यूकस मोल्ड यानी कि फफूंद के संपर्क का परिणाम है। जैसे कि फफूंद होती है एक प्रकार की, उससे जो बीमारियां होती है उससे रिलेटेड है ये, जो एक उच्च रक्त शर्करा और उच्च स्तर पर ये होती है, ठीक है, जो एक फंगस है और म्यूकरमाइकोसिस के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। ये स्वस्थ लोगों की नाक में, बबलगम में भी पाया जाता है और मस्तिष्क, जो सिरानाल और फेफड़ों को जो है कि प्रभावित करता है, और इसकी जो मृत्यु दर है 50%, यानी कि इससे संक्रमित जो व्यक्ति होता है उसका 50% चांस बचने के होते हैं और 50% चांस मरने के होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे सोचने पर आधारित रहता है कि अगर आप सही सोचते हैं कि पॉजिटिव रहते हैं अपनी डेथ के प्रति, तो आपकी डेथ नहीं होती है, और अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं तो आपकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, जैसे कि ये कोरोना में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ट्रिपल म्यूटेंट भी अभी आ चुका है कोरोना का, तो भाई लोग बच के रहना है और घर पे रहना है, जो भी करना है आराम से कीजिए, घर पर रहकर कीजिए, ठीक है। ब्लैक फंगस जो कि म्यूकरमाइकोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें फफूंद की बात की गई है, तो इसके हम ट्रिक, जैसे गंजा दमाद खाए फ्रूट, तो गंजापन, दाद, खाज, खुजली, फ्रूट एटलीट, ये इसकी बीमारियाँ होती है फफूंद से, ठीक है। इसके अलावा ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य किस प्रकार का अभ्यारण्य है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी समुद्री अभ्यारण्य। ये एक प्रकार का समुद्री अभ्यारण्य है, यानी कि समुद्री जीव इसमें पाए जाते हैं, और जो ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है ये एक प्रकार का समुद्री अभ्यारण्य है, ठीक है। इसमें हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ठाणे क्रीक फ्लेमिंग अभ्यारण्य, जो कि महाराष्ट्र के आसपास 48.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को एक पर्यावरण संवेदी क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। ESZ के रूप में से कहा जाता है, ठीक है, यानी कि एक पर्यावरण संवेदी क्षेत्र। पर्यावरण संवेदी क्षेत्र का जो उद्देश्य है वो एक संरक्षण क्षेत्रों के लिए एक बफर के रूप में कार्य करना, और जो अभ्यारण्य के समीप जो विकास के दबाव को कम करने में मदद करता है, ये इसकी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो जो यहाँ मालवण है, मालवण अभ्यारण्य के बाद ये दूसरा अभ्यारण्य होगा समुद्री अभ्यारण्य, ठीक है, ठाणे क्रीक फ्लेमिंग। अब ये महाराष्ट्र में स्थित है, तो महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तो वो है मराठी। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है, ठीक है। यहाँ पर मुख्य रूप से शिवसेना चलती है, जो कि एनसीपी और आईएनसी की गठबंधन सरकार है, ठीक है। यहाँ पर कुल लोकसभा की 48 सीटें हैं। इसका फॉर्मेशन 1 मई 1960 को किया गया था, और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर प्रमुख रूप से गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, लोनावाला, इसके अलावा पानहिला हिल्स यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से जो है कि टूरिस्ट पैलेस है यहाँ पर। अब इसमें लिखा गया है कि द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हैदराबाद स्टेट एंड स्प्लिटिंग सुशस्त्रा इन प्रेजेंट डे गुजरात, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जो पश्चिमी यानी कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वो हैदराबाद स्टेट, यानी कि जो तेलंगाना है, अब वर्तमान में तेलंगाना राज्य है, यानी कि हैदराबाद स्टेट के नाम से पहले इसको जाना जाता था। हैदराबाद स्टेट में पूरा सब कुछ जो एरिया आता है उससे टच होता है ये। इसके अलावा यहाँ की जो पॉपुलेशन है, इनहेबिशन एंड इट्स कैपिटल, यहाँ पर इट्स ओवर 112 मिलियन, यहाँ पर 112 मिलियन आबादी है। मुंबई हैज़ ए पॉपुलेटेड अराउंड 18 मिलियन मार्केटिंग इन द मोस्ट पॉपुलेशन अर्बन एरिया इन इंडिया, ठीक है। इंडिया की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यानी कि अर्बन एरियाज़ में, जिसकी 18 मिलियन मार्केटिंग यहाँ पर, यानी कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 18 मिलियन मार्केटिंग यहाँ पर मोस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। इसके अलावा नागपुर होस्टेस द विंटर सीजन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर, यहाँ पर नागपुर की जो यहाँ पर विंटर के सीज़न में जो स्टेट लेजिस्लेटर होता है यहाँ पर नागपुर में होता है। इसके अलावा पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर सेवरल वेल नोन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर बहुत रूप से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो है, इसलिए जो यहाँ का पुणे है, ठीक है, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मदिरा पान और जो विनरयार्ड्स कंट्रीज से जो आने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, जो कि पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, ठीक है, वो वाली चीज़ें यहाँ पर अधिक मिलती है, इसलिए नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस संगठन ने लेखा और अंकेक्षण मानकों के अनुपालन के जो पर्यवेक्षण के लिए कंपनी तथा अंकेक्षणों पर एक औपबंधिक डाटाबेस तैयार किया है? कुछ भी समझ नहीं आया, ठीक है। तो जो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण है,
जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण है, इसने जो है कि एक अंक क्षण मानकों के अनुपालक और पर्यवेक्षण के लिए कंपनियों तथा अंक क्षण यानी कि जो अंक क्षेत्र है उनके माध्यम से एक औपबंधिक डाटाबेस तैयार किया है। तो ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे NFRA सार्वजनिक हित संस्थाओं के रूप में एक वर्णित कंपनियां और कुछ वर्गों के अनुपालन को देखता है, और ये जो डाटाबेस है उनके कॉरपोरेट माध्यम में यानी कि उनके मामलों में मंत्रालय के जो कॉरपोरेट डेटा प्रबंधन है उनको मान्यता प्राप्त एक डाटा जो एक्सचेंज के सहयोग को ये प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण 2 चरण होते हैं, जैसे प्राथमिक डाटा स्रोत की पहचान और उसका सत्यापन करना, फिर कंपनी की पहचान और उसकी संख्या जैसे कि डाटा का मिलान करना। ठीक है, इसके अलावा एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो वह एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, जो कि नीदरलैंड की राजधानी में स्थित है, एम्स्टर्डम में। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, तो भाई लोग जो जॉर्जिया देश है इसकी राजधानी हर्जेगोवाना है। ठीक है, जॉर्जिया देश की राजधानी कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, बाकी कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान इन तीनों की राजधानी लगती है। तो ये खबरों में है। पहली बात तो रूस के जो कैस्पियन सागर के तट पर बहाकर लाए गए 170 मृत सील पाए गए हैं। ठीक है, कैस्पियन सागर में टरेक नदी शामिल होती है, यूराल नदी, वोल्गा नदी, ये तीनों नदियां शामिल होती है। और कैस्पियन सागर दुनिया के जल का सबसे बड़ा अंतर्देशीय निकाय और तेल और कवियर यानी कि मछली के अंडे उद्योगों के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इससे 5 देश साझा करते हैं, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रसिया और तुर्कमेनिस्तान। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो कैस्पियन सी, इसमें आपको मिल जाएगा तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है, रशिया जिसकी राजधानी मास्को है, इसके अलावा अजरबैजान जिसकी राजधानी बाकू है, और ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, आपको यहाँ पर 5 देश मिल जाएंगे। इसके अलावा देख लेते हैं हमारे कल के जो क्वेश्चन हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। गोवा राज्य के उपलोकायुक्त के रूप में अंबादास हरिभाऊ को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर विटालिक बोट्रिन बने हैं। किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, तो अनुपम खेर को हैप्पी बर्थडे जो कि फीचर फिल्म है, शॉर्ट फिल्म, उसके लिए दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन किया है और उसकी घोषणा की है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, पोलैंड देश ने शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिला एक मम्मी की खोज की है, जो इजिप्ट में मम्मीज वगैरह मिलती है ऐसी गर्भवती महिला उसकी मम्मी की खोज की है। ठीक है, इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल राज्य के तीसरी बार विमान बंदोपाध्याय अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, इसके अलावा किस राज्य में यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य में कोरोना वायरस के स्ट्रेन का N440K पाया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य में। इसके अलावा किस राज्य की लड़कियों ने यानी कि आसाम राज्य की लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मुहरन योगामेट विकसित किया है, हमने पूरी तरह से डिस्कस किया है कल। ठीक है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है, हिमाचल प्रदेश ने वाटर हार्वेस्टर यानी कि रेन हार्वेस्टर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स की शुरुआत की है, जगह जगह पर गड्ढे खोद दिए जाएंगे। 6 मई को इंटरनेशनल डाइट डे मनाया गया है और हमने सारे डेज को भी कल जो कि डिस्कस किया था। इसके अलावा आती है हमारी कुत्ते की दुम सीरीज यानी कि 10 रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आज होंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वॉन न्यूमैन का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में की गई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में 1960 के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रांति आई। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो अमेरिका है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 को की गई थी और सर्वाधिक क्रांति जो है कि हमारे राजीव गांधी है, उन्होंने यानी कि बहुत तेज़ी से इसमें विकास किया है राजीव गांधी ने। ठीक है, इसके अलावा भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ कंप्यूटर का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। कंप्यूटर में कितने प्रकार के लोग यानी कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, डिजिटल, एनालॉग और एक हाइब्रिड। 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।